वेनेसा ने बबीता को शिष्टता से हॉल के अंदर पहुंचाया। इस क्षण वेनेसा का चेहरा स्पष्ट रूप से खिल उठा था। आखिरकार वो जानती थी कि बबीता अकेले ही आर्थर के पक्ष के सभी लोगों के बराबर थी, इसलिए रुद्र के लिए चीजें आखिरकार बेहतर लग रही थी। उसका वर्तमान लक्ष्य सीधा था, बस ये सुनिश्चित करना कि आज का उद्घाटन समारोह बहुत शर्मनाक ना हो। बबीता पहले न्यूटाउन यूनिवर्सिटी में विवेक और बाकी से मिल चुकी थी, इसलिए हॉल में प्रवेश करने के बाद उसने उनसे बातचीत शुरू कर दी। इससे पहले विवेक और उसके दोस्तों ने सोचा था कि बबीता जैसी लोकप्रिय और दिव्य व्यक्ति अड़ियल और मिलने में मुश्किल होगी। हालांकि एक संक्षिप्त बातचीत के बाद उन्होंने बबीता को बहुत मिलनसार पाया। इस बीच आर्थर का चेहरा बहुत अप्रसन्न था और यकीनन चंदन के लिए भी यही कहा जा सकता था। इससे पहले चंदन ने बबीता को देखने पर कुछ कहने का इरादा किया था, लेकिन उसने उसे पलट कर भी नहीं देखा। बबीता का रुद्र के साथ रिश्ता वाकई साधारण नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि उसका यहाँ उद्घाटन समारोह में शामिल होना काफी सामान्य है। चंदन ने धीमी आवाज में आर्थर को तसल्ली दी। ये सुनकर आर्थर गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया और बुदबुदाया, अगर केवल बबीता होती तो मैं चिंतित नहीं होता। आर्थर की सोच सीधी थी। हालांकि बबीता पूरे खैरीवाल परिवार का प्रतिनिधित्व करती थी और उसका प्रवेश प्रभावशाली था, तो क्या हुआ? सामान्य तौर पर रिबन काटने के समारोह के लिए कम से कम 3 हेवीवेट मेहमानों की आवश्यकता होती थी। अभी रुद्र के पास केवल बबीता थी। उन दोनों के लिए अकेले रिबन काटना उचित नहीं होगा। इस तरह रुद्र अभी भी शर्मिंदा होगा। हालांकि तभी हॉल में तीखी ऊंची एड़ी की आवाज गूंजी। इस आवाज को सुनकर हर कोई पलटकर देखने लगा। धूप का चश्मा पहने एक खूबसूरत महिला अपनी सहायक के साथ आसानी से चलकर आई। हालांकि महिला ने धूप का चश्मा पहन रखा था, हर कोई बता सकता था कि वह कोई और नहीं बल्कि आज मनोरंजन उद्योग की सबसे हॉट फीमेल स्टार अनुजा थी। हाल ही में अनुजा ने कई हिट टीवी ड्रामा में अभिनय किया था और उसकी रेटिंग उत्कृष्ट थी। ट्विटर के ट्रेंडिंग विषयों पर उसकी बार बार उपस्थिति के साथ उसकी लोकप्रियता युवा प्रशंसकों और मध्यम आयु वर्ग के लोगों के बीच बढ़ गई थी, जो अक्सर टीवी नहीं देखते थे। लगभग हर किसी ने उसका नाम सुना था। मूल रूप से उसने इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसके एजेंट ने उसे सूचित किया कि दूसरी तरफ से पेशकश बहुत उदार थी। केवल इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने से उसे पूरी ड्रामा सीरीज का पारिश्रमिक मिल सकता था, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत दी। आखिरकार हर कोई लोक मुद्रा जितना अमीर नहीं था। अनुजा पैसा कमाने के लिए एक स्टार थी। वो पैसा कमाने का मौका हाथ से नहीं जाने देगी, ठीक वैसे ही जैसे कई आम लोग करते हैं। इस बीच लोक मुद्रा, जो एक सुखी परिवार से आती थी, अपनी मनोरंजन कंपनी की मालकिन भी थी। इससे उसे अधिक मनमानी करने की अनुमति मिली। अगर वह किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहती थी तो वह नहीं होती थी और कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता था। अनुजा को देखकर आर्थर का चेहरा खुशी से खिल उठा। आखिरकार उसकी उपस्थिति का समान रूप से महान प्रभाव था। खासकर पत्रकारों और ऑनलाइन प्रभावशाली लोगों के लिए उन्होंने तुरंत उसकी तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। वो युवा लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थी, इसलिए उसकी उपस्थिति का एक महत्वपूर्ण प्रचार प्रभाव था। ढेर सारे पत्रकारों को देखने के बाद उसने अपना धूप का चश्मा हटाया और तस्वीरों के लिए उनके साथ सहयोग करना शुरू कर दिया। बेशक पत्रकारों ने सुनिश्चित किया कि तस्वीरों में ट्रायम्फ क्लब ओपनिंग सेरेमनी शब्द कैद हों, ताकि हर कोई जान सके कि अनुजा इस कार्यक्रम में शामिल हो रही है। आज उसने एक सफेद पोशाक पहनी हुई थी और उसका नाजुक चेहरा, हल्का मेकअप और पोशाक के नीचे उसकी पतली टांगों ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम यहाँ एक बड़े स्टार से मिल रहे हैं। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले ही उसका एक टीवी ड्रामा देखा था। दूसरी तरफ ने सचमुच पूरी कोशिश की है। अनुजा को भी आमंत्रित किया है। विवेक और उसके दोस्तों ने अनुजा की जगह को देखा और धीरे धीरे चर्चा करने लगे।
अगर विवेक और उसके दोस्तों को पता नहीं होता कि वह दूसरी तरफ के उद्घाटन समारोह में शामिल हो रही है, तो वे भी उसके पास तस्वीरें लेने के लिए गए होते, क्योंकि वे उसके प्रशंसक थे। हालांकि वे अब वहां नहीं जा सकते थे, नहीं वे चाहते थे। कुछ मिनटों के बाद यह देखकर कि पत्रकारों ने पर्याप्त तस्वीरें ले ली थी, आर्थर ने अपने चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान ओढ़ी और जल्दी से अनुजा के पास गया। उसने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। मिस अनुजा, ट्रायम्फ क्लब के उद्घाटन समारोह में आपका स्वागत है। मिस्टर आर्थर, बधाई हो, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये सुनकर आर्थर का चेहरा और भी खुश हो गया और उसने जल्दी से कहा, मिस अनुजा, आप आज सुबह की फ्लाइट से थकी होंगी, कृपया अंदर जाकर आराम करें। रिबन काटने का समारोह 10 बजे शुरू होगा। ठीक है, उसने धीरे से सिर हिलाया। मुझे आपको अंदर दिखाना चाहिए। उसने आगे बढ़कर अनुजा को होटल की ओर ले जाना शुरू किया। हालांकि जैसे ही वो होटल में दाखिल होने वाली थी, वो अचानक रुक गई और रुद्र को देखने के लिए सिर घुमाया। उसे देखकर उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि रुद्र यहां क्यों था। हालांकि वह जानती थी कि रुद्र और लोकमुद्रा एक नकली जोड़ा थे। वो ये भी जानती थी कि उसका पृष्ठभूमि बहुत जटिल था। मिस अनुजा, क्या कोई बात है? आर्थर ने खुद को धीरे से पूछने से नहीं रोक पाया जब उसने उसे स्थिर खड़े देखा। मिस्टर आर्थर, मैंने अभी एक दोस्त को देखा है, मैं जाकर कुछ शब्द कहती हूं। अनुजा ने शांत होकर जवाब दिया और फिर वह सीधे रुद्र की ओर बढ़ गई। वेनेसा को अनुजा को सक्रिय रूप से रुद्र से बात करते देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अनुजा रुद्र को जानती होगी। अकेले उसके पास आकर बात करना तो दूर की बात थी। विवेक, देवेश्वर और बाकी भी उतने ही हैरान थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि रुद्र और अनुजा एक दूसरे को जानते होंगे। वहां केवल आर्थर का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। चंदन अपनी जगह पर खड़ा था। उसके चेहरे पर उलझन थी, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि अनुजा वास्तव में रुद्र को जानती है। अगर रुद्र अनुजा को जानता होता तो यह पूरी तरह से सामान्य होता। आखिरकार वो एक बड़ी स्टार थी और बहुत से लोग उसे जानते थे। यह बिल्कुल सामान्य था, लेकिन तथ्य यह है कि वो उसे जानती थी। यह एक पूरी तरह से अलग बात थी। अचानक आर्थर को एक बुरी आशंका हुई। मैं मिस्टर आर्थर की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होना पसंद करता, लेकिन लगता है कि मुझे बुलाया नहीं गया, रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अनुजा एक पल के लिए झिझकी और उसके चेहरे पर अधिक उलझन आ गई। रुद्र ने काफी औपचारिक कपड़े पहने थे, जिससे उसे लगा कि वह आज किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हो रहा होगा। लेकिन रुद्र ने कहा कि वह आर्थर की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल नहीं हो रहा है, तो वह यहां क्यों था? वो अपने पीछे के होटल को देखे बिना नहीं रह सकी। हेवेंस क्लब ओपनिंग सेरेमनी शब्द देखकर वो तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। आज मेरे हेवेंस क्लब की भी ओपनिंग सेरेमनी है, रुद्र ने समझाया। मिस्टर रुद्र, क्या आपका हेवेंस क्लब पहले से नहीं खुल चुका है? क्या ये कोई नई शाखा है? अनुजा ने मासूमियत से पूछा। ये कोई शाखा नहीं है, मैंने हाल ही में इस हेवेंस क्लब को संभाला है, इसलिए मैंने एक ओपनिंग सेरेमनी आयोजित करने और इसे ठीक से प्रमोट करने की योजना बनाई है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, समझा। उसे अब समझ आ गया कि क्या हो रहा था। साफ था कि वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अनुजा अब थोड़ी परेशान लग रही थी। अगर उसे यह स्थिति पता होती तो वह आर्थर की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल नहीं होती। आर्थर के कार्यक्रम में शामिल होना रुद्र को नाराज करने के बराबर था, है ना? हालांकि चूंकि अनुजा पहले ही रणवीर के लोगों के साथ एक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर चुकी थी, इसलिए अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। मैं तुम्हें मिलवाता हूं। ये वेनेसा है, हमारे हेवेंस क्लब की जनरल मैनेजर, रुद्र ने धीरे से कहा। अनुजा ने तुरंत वेनेसा की ओर अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, मिस वेनेसा, आप वाकई खूबसूरत हैं। अगर आप हमारे मनोरंजन उद्योग में आती तो आप जरूर सनसनी बन जाती। तारीफ के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसक हूं। मिस अनुजा, क्या हम बाद में एक तस्वीर ले सकते हैं?
वेनेसा ने विनम्रता से जवाब दिया, जरूर। अनुजा जानती थी कि उसने आर्थर की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होकर रुद्र के पक्ष को नाराज कर दिया है, इसलिए उसे इस अवसर का लाभ उठाकर भरपाई करनी थी। अनुजा ने बहुत ही घनिष्ठ मुद्रा में वेनेसा के साथ पहल करके एक फोटो खिंचवाई। यह नजारा देखकर विवेक और बाकी लोग भी शांत नहीं बैठ सके और उन्होंने भी रुद्र से एक फोटो के लिए पूछना शुरू कर दिया। अनुजा जानती थी कि ये लोग रुद्र के दोस्त हैं, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से उन्हें इज्जत देनी थी। वो फोटो खिंचवाने की चाहत रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर रही थी। ये नजारा देखकर आर्थर का चेहरा असाधारण रूप से भद्दा था। आखिरकार अनुजा वो स्टार थी जिसे उन्होंने आमंत्रित किया था। अब वो रुद्र के पक्ष में चली गई थी और उसके लोगों के साथ तस्वीरें ले रही थी। ये क्या चल रहा था? इसके अलावा अनुजा रुद्र के पक्ष के साथ बहुत गर्मजोशी और विनम्र थी, लेकिन आर्थर के लोगों के प्रति काफी उदासीन थी। इससे आर्थर के पक्ष के मेहमान काफी असंतुष्ट हो गए। क्या अनुजा सच में दूसरी तरफ की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हो रही है? चंदन ने माथे पर बल डालकर पूछा। हालांकि अनुबंध में ये निर्दिष्ट है कि अनुजा हमारी ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हो रही है। इसमें यह नहीं लिखा है कि वह दूसरों के साथ फोटो नहीं ले सकती। रिबन काटने का समारोह अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हम अनुजा के कामों को नियंत्रित नहीं कर सकते, आर्थर ने लाचारी से कहा। हमें अनुजा को वापस लाने का कोई तरीका सोचना चाहिए। वो हर समय रुद्र के पक्ष में ही क्यों खड़ी है? क्या चल रहा है? चंदन ने हताशा में कहा। आर्थर ने गहरी सांस ली और सीधे अनुजा की ओर चला गया। अब तक वो विवेक और बाकी लोगों के साथ फोटो खिंचवा चुकी थी। उसने धीरे से रुद्र से कहा, मिस्टर रुद्र, मुझे वास्तव में माफ करना। मुझे नहीं पता था कि आपकी भी ओपनिंग सेरेमनी है। मैंने दूसरी तरफ के रिबन काटने में शामिल होने के लिए सहमत हो गई, इसलिए मैं आप पर एक एहसान चढ़ाती हूं। अगर भविष्य में आपको कुछ भी चाहिए तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। मैं मुफ्त में आपकी मदद करूंगी। कोई बात नहीं, तुम्हें इतनी छोटी सी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब तक आप बुरा न माने। अनुजा का चेहरा थोड़ा शांत होता दिखा जब वो मुस्कुराई। मैं निश्चित रूप से बुरा नहीं मानूंगा। आखिरकार तुमने ये जानबूझकर नहीं किया, रुद्र ने धीरे से जवाब दिया। एक पल के लिए झिझकने के बाद अनुजा ने पूछा, मिस्टर रुद्र, क्या लोप मुद्रा आज आपकी ओपनिंग सेरेमनी में आएगी? अनुजा जानती थी कि रुद्र और लोप मुद्रा के बीच एक असामान्य रिश्ता था और उसने लोप मुद्रा से उल्लेख किया था कि वह न्यूटाउन आएगी। इसलिए उसने उत्सुकता से पूछा, उसे आना चाहिए? उसने लाचारी से जवाब दिया। अब वो भी अनिश्चित था। रिबन काटने का समय करीब आ रहा था, लेकिन लोप मुद्रा की तरफ से अभी भी कोई खबर नहीं थी। उसने पहले उसे एक मैसेज भेजा था, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया था। रुद्र को चिंता थी कि वह उसे धोखा दे सकती है। हालांकि उसे यह भी लगा कि ऐसा होने की संभावना कम थी। आखिरकार रुद्र ने लोप मुद्रा को उसकी परेशानियों में मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। अगर वो उसे धोखा देती है तो ये अनुचित होगा। अनुजा और रुद्र के बीच की बातचीत सुनकर आर्थर का चेहरा तेजी से जटिल होता गया। हालांकि अनुजा ने सीधे लोप मुद्रा का नाम नहीं लिया, उसने लोप मुद्रा शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे कई लोग जानते थे कि ये लोप मुद्रा का उपनाम है। इसलिए अनुजा का उसे इस नाम से बुलाना बिल्कुल सामान्य था। क्या अनुजा का मतलब है कि लोप मुद्रा को रुद्र ने आमंत्रित किया है? ये कैसे संभव हो सकता है? आर्थर को ये महसूस किए बिना नहीं रह सका कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार लोप मुद्रा बहुत लोकप्रिय थी। पूरे मनोरंजन उद्योग में भी ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसकी लोकप्रियता का मुकाबला कर सके। हाल ही में लोकप्रिय हुई अनुपमा भी लोप मुद्रा का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसलिए अगर कोई वास्तव में लोप मुद्रा को आमंत्रित कर सकता है तो इसका असर निस्संदेह विस्फोटक होगा। हालांकि आर्थर को लगा कि रुद्र के पास लोप मुद्रा को आमंत्रित करने का कोई तरीका नहीं हो सकता। वजह सीधी थी, क्योंकि जब रणवीर ही ऐसा नहीं कर सका तो रुद्र यकीनन नहीं कर सकता था। रणवीर के पास बहुत कनेक्शन और वित्तीय संसाधन थे।
लेकिन लोकमुद्रा एक प्रतिष्ठित परिवार से आती थी, इसलिए उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसकी प्रबंधन कंपनी उसकी अपनी थी और अपनी शुरुआत से लेकर अब तक उसने कभी भी किसी व्यावसायिक गतिविधि में भाग नहीं लिया था या यहां तक कि किसी विज्ञापन का समर्थन भी नहीं किया था। अगर उसने विज्ञापन किए भी थे तो वे सब जन कल्याण के लिए थे। इसलिए आर्थर को विश्वास था कि रुद्र ने बस लोकमुद्रा को आमंत्रित नहीं किया होगा, उसने पहले कुछ गलत सुन लिया होगा। एक गहरी सांस लेने के बाद आर्थर अनुजा के पास गया और धीरे से कहा, मिस अनुजा, हमारे कुछ सज्जन आपसे मिलना चाहेंगे। जरूर। अनुजा ने धीरे से सिर हिलाया, फिर रुद्र की ओर हाथ हिलाया। मिस्टर रुद्र, हम रिबन काटने के बाद बात करते हैं। ठीक है। रुद्र ने उसे देखकर सिर हिलाया। हालांकि जैसे ही वो मुड़ी, सड़क के किनारे एक सफेद लिमोजिन धीरे से रुकी। एक सहायक जैसी दिखने वाली लड़की तेजी से कार से बाहर निकली और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक काले स्कर्ट में सजी महिला खूबसूरती से कार से बाहर निकली। इस महिला को देखकर सबकी आंखें चौड़ी हो गई और उनके चेहरे पर अविश्वसनीय अविश्वास छा गया। लोकमुद्रा सच में आई। एक रिपोर्टर ने पहली नजर में लोकमुद्रा को पहचान लिया और जोर से चिल्लाया। यह सुनकर सबने लोकमुद्रा की दिशा में मुड़कर देखा और हैरानी से सांस ली। उनके चेहरे पर अत्यधिक आश्चर्य था। उस पल वे अपनी आंखों पर मुश्किल से विश्वास कर पाए। लोकमुद्रा सच में उद्घाटन समारोह में आई थी। हे भगवान, क्या वह सच में लोकमुद्रा है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? लोकमुद्रा यहां कैसे हो सकती है? ठीक है, क्या लोकमुद्रा बस यहां से गुजर रही है या वो उद्घाटन समारोह के लिए आई है? मुझे लगता है कि वो शायद बस गुजर रही है ना? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि लोकमुद्रा कभी किसी व्यावसायिक गतिविधि में भाग नहीं लेती? वह निश्चित रूप से उद्घाटन समारोह के लिए नहीं आएगी। इतने सारे बॉस ने पहले उसे आमंत्रित किया है, पर वह कभी राजी नहीं हुई। तुम खुद क्यों नहीं जानते? सिर्फ इसलिए कि दूसरे नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि मिस्टर रणवीर नहीं कर सकते। ये सच है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर रणवीर का इतना रुतबा होगा। उन्होंने न केवल अनुजा जैसी स्टार को आमंत्रित किया, बल्कि लोकमुद्रा को भी यहां ले आए। ये सच में अविश्वसनीय है। क्या तुम नहीं जानते कि मिस्टर रणवीर कौन है? वो मिस्टर साहनी के बॉस हैं। इसलिए उनका लोकमुद्रा को आमंत्रित कर पाना सामान्य है। फुसफुसाहट और चर्चा हवा में भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई मानता था कि लोकमुद्रा निश्चित रूप से ट्रायम्फ क्लब के उद्घाटन समारोह के लिए आई होगी, क्योंकि रुद्र में उसे आमंत्रित करने की क्षमता नहीं होगी। लेकिन आर्थर का चेहरा अविश्वसनीय रूप से बदसूरत था। केवल वही जानता था कि असली बात क्या थी। कल रणवीर ने सच में उससे लोकमुद्रा का जिक्र किया था, लेकिन उसने ये भी कहा था कि उसके पास उसे आमंत्रित करने का समय नहीं है। अब जब वह सच में दिखी है, तो इसका केवल यही मतलब हो सकता है कि वह रुद्र के उद्घाटन समारोह के लिए यहाँ है। जो बात अनुजा ने रुद्र से कही थी, उसे मिलाकर आर्थर का संदेह और भी मजबूत हो गया। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि रुद्र ने लोकमुद्रा को कैसे आमंत्रित किया। यह कुछ ऐसा था जो रणवीर भी नहीं कर सकता था, तो रुद्र ने यह कैसे कर दिखाया? ठीक वैसे ही जैसे सबने सोचा कि लोकमुद्रा को ट्रायम्फ क्लब की तरफ आना चाहिए, वो अप्रत्याशित रूप से सीधे रुद्र की तरफ चलने लगी। एक पल के लिए हर कोई अपनी जगह पर ठिठक गया, क्योंकि उनमें से किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि लोकमुद्रा सच में रुद्र के उद्घाटन समारोह में भाग लेने आएगी। उसे देखकर रुद्र का मूड स्वाभाविक रूप से बेहद उत्साहित हो गया। खैर, वो आखिरकार आ गई थी। उसकी उपस्थिति ने रुद्र के लिए स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। वहां मौजूद रिपोर्टर पागलों की तरह थे, उसे घेर रहे थे और तस्वीरें ले रहे थे। आखिरकार लोकमुद्रा के किसी व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग लेने की खबर किसी भी अन्य खबर से ज्यादा सनसनीखेज थी। कोई भी ऐसे अच्छे अवसर को हाथ से नहीं जाने देगा। लोकमुद्रा को देखकर अनुजा स्वाभाविक रूप से खुश हुई। वो लोकमुद्रा के पास गई और बातचीत शुरू कर दी। वेनेसा ने रुद्र को अजीब तरह से देखा, फिर उसकी ओर मुड़ी और पूछा, मिस्टर रुद्र, क्या आपने सच में मिस लोकमुद्रा को आमंत्रित किया? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था?
रुद्र ने लापरवाही से जवाब दिया, मैंने उस समय तुम्हारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। उस पल उसने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था क्योंकि उसने सोचा था कि वो मजाक कर रहा है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह सच में इतना सक्षम होगा, कि उसने सफलतापूर्वक लोपमुद्रा को आमंत्रित कर लिया है। पहले बबीता और अब लोपमुद्रा, केवल ये दो लोग ही सबको अत्यधिक अविश्वास महसूस कराने के लिए काफी थे। विवेक, देवेश्वर, कायरा और बाकी सब पूरी तरह से हक्के बक्के थे। अपनी जगह पर खड़े होकर रुद्र को देख रहे थे। वे मिलीजुली भावनाओं और विस्मय से भरे थे। आखिरकार उनकी नजरों में रुद्र का अनुजा जैसी हस्ती को जानना भी अविश्वसनीय था। लेकिन उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि रुद्र न केवल अनुजा को जानता है बल्कि लोपमुद्रा को भी जानता है। और तो और उसने लोपमुद्रा को अपने उद्घाटन समारोह में भी आमंत्रित किया है। आखिर रुद्र कौन है? विवेक ने आंखें फाड़कर देखा और हकलाते हुए कहा। अनुजा के साथ संक्षिप्त बातचीत के बाद लोपमुद्रा ने उत्सुकता से पूछा, अनुजा, क्या तुम भी मिस्टर रुद्र के उद्घाटन समारोह के लिए यहाँ हो? उस पल लोपमुद्रा थोड़ी गुस्से में थी क्योंकि उसे लगा कि रुद्र ने अनुजा को निजी तौर पर ठीक से आमंत्रित नहीं किया। हालांकि उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, फिर भी उसने सोचा कि रुद्र का व्यवहार थोड़ा अनुचित था। मैं मिस्टर रुद्र के उद्घाटन समारोह के लिए नहीं बल्कि सड़क पार वाले के लिए यहाँ हूं। अनुजा ने कुछ लाचारी से जवाब दिया, उनका भी उद्घाटन समारोह है। लोपमुद्रा ने आर्थर की जगह की ओर देखा और फिर रुद्र की ओर मुड़ी। अब तक लोपमुद्रा समझ गई थी कि रुद्र ने उसे क्यों आमंत्रित किया था। यह इसलिए था क्योंकि दोनों क्लब एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। ये काफी संयोग है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि दोनों क्लब एक ही समय पर उद्घाटन कर रहे होंगे। लोपमुद्रा खुद के मन में धीरे से आ भरे बिना नहीं रह सकी। यह बिल्कुल एक ही समय पर नहीं है। मेरी तरफ 10 मिनट बाद शुरू है, अनुजा ने दबी आवाज में समझाया। लोपमुद्रा ने जल्दी से दोनों तरफ का जायजा लिया और यह स्पष्ट था कि रुद्र के मुकाबले दूसरी तरफ कहीं ज्यादा लोग थे। रुद्र, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? लोपमुद्रा ने एक चमकदार मुस्कान के साथ उससे पूछा। उसकी बात सुनकर रुद्र की आंखों में भ्रम की चमक आई। उसने धीरे से पूछा, तुम मेरी मदद कैसे करने का इरादा रखती हो? यह आसान है, लोपमुद्रा ने लापरवाही से जवाब दिया। फिर वो अनुजा की ओर मुड़ी और धीमी आवाज में बोली, अनुजा, चूंकि तुम्हारा रिबन काटने का कार्यक्रम 10:10 पर शुरू होता है, तो तुम मेरे साथ यही रुककर रुद्र की मदद क्यों नहीं करती? यहाँ का काम खत्म होने के बाद तुम वहां जा सकती हो। जगह इतनी पास है, समय का तालमेल बैठ जाना चाहिए। लोपमुद्रा की बात सुनकर आर्थर हक्का बक्का रह गया। उसकी अप्रत्याशित रणनीति से वह हैरान था। क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं होगा? लोपमुद्रा, अनुजा ने अपनी शंका व्यक्त की। इसमें क्या अनुचित है? तुम यहाँ रिबन काटने में भाग लेने आई हो और कहीं ये नहीं लिखा है कि तुम दूसरी कंपनी के लिए ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें बस वही करना है जो तुम्हें करना चाहिए। मैं यहाँ अकेली उब रही हूं, इसलिए तुम मेरा साथ दे सकती हो। लोपमुद्रा ने भावहीन होकर कहा, तो मुझे मिस्टर आर्थर की राय पूछनी चाहिए। अनुजा ने दबी आवाज में सुझाव दिया। पूछने की जरूरत नहीं है, उनके पास मना करने का कोई कारण नहीं है। अगर वे असहमत होते हैं तो तुम बस उनका कार्यक्रम रद्द कर सकती हो। लोपमुद्रा ने दबदबे के अंदाज में जोर देकर कहा। Everyone was staring at their sizzling performance, her beauty. लोपमुद्रा, उनका कार्यक्रम रद्द करने पर अनुबंध उल्लंघन का एक बड़ा जुर्माना लगेगा। मुझे मिस्टर आर्थर से बात करनी चाहिए, अनुजा धीरे से बोली। चूंकि अनुजा ने आर्थर के पक्ष के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, इसका उल्लंघन करने पर एक भारी जुर्माना भरना पड़ता। वो इतनी बड़ी रकम वहन नहीं कर सकती थी। अरे रहने भी दो, रुद्र तुम्हारे लिए वो छोटी सी रकम भर देगा। तभी लोपमुद्रा ने अचानक बीच में दखल दिया। लोपमुद्रा अच्छी तरह जानती थी कि वो इतना धनी है कि इतनी राशि आसानी से चुका सकता है। उसकी बात सुनकर रुद्र ने सीधे सिर हिलाया और कहा, ठीक कहा मिस अनुजा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मिस्टर आर्थर तुम्हारे हमारी तरफ रिबन काटने के लिए आने से असहमत होते हैं
तो तुम बस रद्द कर दो और रकम कितनी भी हो मैं भर दूंगा। तुम्हारी उपस्थिति शुल्क पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। वह आर्थिक रूप से समृद्ध था, इसलिए कोई भी समस्या जिसे पैसे से हल किया जा सके उसके लिए कोई बड़ी चिंता नहीं थी। ठीक है, मैं जाकर उन लोगों से बात करती हूं। रुद्र के समर्थन से नई आत्मविश्वास पाकर अनुजा आत्मविश्वास से उस जगह की ओर चली गई जहां आर्थर खड़ा था। आर्थर ने अनुजा को सिर से पांव तक परखा, एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, मिस अनुजा, रिबन काटना शुरू होने वाला है, चलिए अंदर चलते हैं। मिस्टर आर्थर, मैं ईमानदारी से माफी चाहती हूं। अभी मिस्टर रुद्र ने मुझे भी उनके रिबन काटने में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, उसने धीरे से उसे बताया। उसकी बात सुनकर वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपनी भौहें चढ़ाई और पूछा, मिस अनुजा, तुम्हारा क्या मतलब है? भूलो मत, हमारा एक अनुबंध है। रुद्र के कार्यक्रम में जाना उल्लंघन होगा। मैं हमारे अनुबंध से पूरी तरह वाकिफ हूं, लेकिन इसमें केवल यही शर्त है कि मैं आपके रिबन काटने के कार्यक्रम में समय पर उपस्थित हूं। इसमें यह नहीं लिखा है कि मैं किसी दूसरी कंपनी के कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकती। आपका रिबन काटना 10:10 पर शुरू होता है, जबकि मिस्टर रुद्र का 10 बजे। स्थान इतने पास है, काफी समय है, इसलिए रुद्र का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैं यहाँ रिबन काटने के लिए आ जाऊंगी। उसने स्पष्ट रूप से कहा, यह स्वीकार्य नहीं है। तुम मेरी आमंत्रित मेहमान हो, तुम दूसरी तरफ रिबन काटने के लिए कैसे जा सकती हो? उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसका लहजा आवेशपूर्ण हो गया। ये सुनकर अनुजा का चेहरा थोड़ा लाचार हो गया। वो बुदबुदाई, मिस्टर आर्थर, अगर आप सच में असहमत हैं, तो मेरे पास अनुबंध का उल्लंघन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं आपको किसी भी नुकसान के लिए मुआवजा दूंगी। तुम अनुबंध का उल्लंघन कर रही हो, आर्थर ने आश्चर्यचकित होकर कहा। अगर आप सहमत नहीं हैं, तो मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, उसने शांति से जवाब दिया। क्या तुम्हें पता भी है कि अनुबंध तोड़ने के लिए तुम्हें कितना भुगतान करना पड़ेगा? उसने दांत भींचकर पूछा। मिस्टर रुद्र वह राशि भर देंगे, मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने धीरे से जवाब दिया। तुम, अनुजा के जवाब से आर्थर हक्का बक्का रह गया। मिस्टर आर्थर, अगर मिस अनुजा दूसरी तरफ जाने पर जोर दे रही हैं, तो उन्हें जाने दें। जब तक इससे हमारे यहाँ के कार्यक्रम पर असर नहीं पड़ता। चंदन ने अचानक बीच में दखल दिया। मिस्टर चंदन, आप क्या कह रहे हैं? आर्थर ने नाराजगी में पूछा। चंदन ने आर्थर को एक तरफ खींचा और फुसफुसाया, मिस्टर आर्थर, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? इतने सारे लोग देख रहे हैं। मिस अनुजा रुद्र के पक्ष में जाने के लिए अनुबंध तोड़ने का जोखिम उठाने को तैयार है। उन्हें रोकने के लिए आप क्या पेशकश कर सकते हैं? क्या तुम सुझाव दे रहे हो कि हमें उसे दूसरी तरफ जाने देना चाहिए? आर्थर ने दांत पीसे। वो अब दूसरी तरफ जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अगर आप सहमत होते हैं, तो ये आपको उदार दिखाएगा। इसके अलावा वो बाद में भी हमारे उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकती है। चंदन ने विश्लेषण किया। अगर आप अभी सहमत नहीं होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ मुआवजा मिलेगा, लेकिन सभी को पता चल जाएगा कि मिस अनुजा हमारी मेहमान थी। जब वे रिबन काटने के दौरान उन्हें नहीं देखेंगे, तो लोग क्या कहेंगे? चंदन ने जोर दिया। आर्थर ने एक गहरी सांस ली और चुप रहा। संक्षेप में, मिस्टर आर्थर, आप अभी बदनाम तो जरूर हो रहे हैं। क्या आप थोड़ा बदनाम होना चाहते हैं, या बहुत ज्यादा? चंदन ने भावहीन होकर कहा। आर्थर को आखिरकार स्थिति समझ में आई। हालांकि उसे झुंझलाहट हो रही थी, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। दांत भींचते हुए वो अनुजा की ओर मुड़ा और कहा, ठीक है, चूंकि मिस लक्षिता के कार्यक्रम में शामिल होना चाहती है, तो जाए, लेकिन हमारे रिबन काटने में देरी न होने पाए। मिस्टर आर्थर, निश्चिंत रहे, मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करूंगी, अनुजा ने एक चमकती हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया। फिर वह अपनी ऊंची हील्स में रुद्र के हेवेंस क्लब की ओर ठोकर मारकर चल दी। इस दृश्य को देखकर वहां खड़े दर्शकों के चेहरों पर उलझन के भाव थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आर्थर द्वारा आमंत्रित की गई अनुजा अब रुद्र के पक्ष में क्यों जा रही है।
पत्रकारों ने इस अवसर को लपक लिया और रुद्र को चारों ओर से घेर लिया। वे एक भी पल गंवाना नहीं चाहते थे। आर्थर को आखिरकार ये एहसास हुआ कि इतने सारे रिपोर्टरों को बुलाकर उसने अनजाने में रुद्र को एक अपेक्षित फायदा दे दिया था। उसका इरादा रुद्र को अपमानित करने का था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि पासा पलट गया है। वो खुद अपमानित हो रहा था। भले ही आर्थर ने कई प्रमुख व्यापारिक हस्तियों को मेजबानी दी थी, लेकिन प्रतिष्ठा के मामले में वे अनुजा और लोकमुद्रा के सामने कहीं नहीं ठहरते थे। मिस्टर आर्थर, ज्यादा चिंता मत कीजिए। भले ही अनुजा वहां चली गई, वह बाद में वापस आ जाएगी। साथ ही हमारे पास यहां अधिक प्रमुख मेहमान हैं, इसलिए दिखावे के मामले में हमारा पलड़ा भारी है, चंदन ने दबी आवाज में सलाह दी। ये सुनकर आर्थर के चेहरे के भाव कुछ सहज हुए, क्योंकि उसने देखा कि हालांकि रुद्र कुछ प्रभावशाली मेहमानों को लाने में कामयाब रहा था, लेकिन उसके पक्ष का माहौल उसके अपने पक्ष के जीवंत माहौल की तुलना में शांत लग रहा था। जैसे जैसे और मेहमान आते गए, वे सभी आर्थर के पक्ष की ओर ही बढ़ रहे थे। तुम सही कह रहे हो। रुद्र के पक्ष में दो महिला सेलिब्रिटी क्या कर सकती हैं? जिसके पास आंखें वह देख सकता है कि हमारा पक्ष ज्यादा जीवंत है, आर्थर ने फुसफुसाते हुए कहा। बिल्कुल मिस्टर आर्थर, तो अगर अनुजा वहां जाती भी है तो इसमें क्या बड़ी बात है? चंदन हंसा। सच कहा, आर्थर ने धीरे से सिर हिलाया, फिर अन्य मेहमानों का स्वागत करने की तैयारी करने लगा। हालांकि उसी क्षण एक काली बेंटली दोनों क्लबों के बीच आकर खड़ी हो गई। काली बेंटली को देखकर आर्थर का उत्साह स्पष्ट था। वह जानता था कि रणवीर द्वारा निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आमंत्रित किया गया होगा। गाड़ी का चुनाव ही बहुत कुछ कह रहा था। प्रवेश द्वार पर खड़े होकर आर्थर उत्सुकता से बेंटली के अंदर बैठे लोगों का इंतजार करने लगा। कुछ सेकंड के बाद कार का दरवाजा धीरे से खुला। कार से एक पुरुष और एक महिला बाहर निकले। पुरुष ने सफेद सूट पहना था, जो आकर्षण और खूबसूरती बिखेर रहा था। महिला असाधारण रूप से सुंदर थी, जिसने एक काले रंग का स्ट्रेपलेस गाउन पहना था जो लालित्य और कुलीनता दर्शा रहा था। ये वे है। आर्थर ने अभी तक इस जोड़ी को नहीं पहचाना था, लेकिन चंदन ने हैरानी में आवाज दी। चंदन उनसे परिचित था, क्योंकि वही थे जिन्होंने उसे मौर्य फैमिली की पकड़ से रिहा करने में मदद की थी। क्या तुम उन्हें जानते हो? आर्थर ने चंदन से उलझन में पूछा। नितिन, चंदन ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। नितिन? नाम सुनते ही आर्थर के चेहरे पर सदमे का भाव आया। हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से नितिन को नहीं जानता था, उसने मौर्य फैमिली की शक्ति और प्रभाव के बारे में सुना था। वो यहां क्यों आया होगा? आर्थर ने बुदबुदाया। रुद्र के साथ उसका अच्छा रिश्ता है। उसका रुद्र के उद्घाटन समारोह में आना सामान्य है, चंदन ने बेबाक होकर समझाया। तुम क्या कह रहे हो? नितिन रुद्र के उद्घाटन समारोह के लिए यहां है। आर्थर के चेहरे पर अविश्वास और हैरानी का भाव था। निश्चित रूप से, चंदन ने दबी आवाज में पुष्टि की। जैसा कि अपेक्षित था, नितिन को देखकर रुद्र भी हैरान रह गया। उसने नितिन को पहले से सूचित नहीं किया था, यह मानकर कि वह विभिन्न मामलों में व्यस्त होगा। नितिन को समारोह में देखकर आश्चर्य हुआ। वेनेसा की नजरें रुद्र की ओर और भी हैरानी से मुड़ गई। वो रुद्र के संबंधों से लगातार प्रभावित हो रही थी। उसने न केवल बबीता और लोकमुद्रा को आमंत्रित किया था, बल्कि अब उसके पास नितिन जैसा इतनी उच्च स्टैचर का व्यक्ति भी था। रुद्र, तुम सच में लापरवाह हो। नितिन ने खुशमिजाज मुस्कान के साथ रुद्र को आवाज दी। नितिन, तुम यहां? रुद्र ने थोड़ा शर्मिंदा होकर जवाब दिया। तुमने तो मुझे अपने क्लब के उद्घाटन के बारे में बताया भी नहीं। क्या तुम्हें डर था कि मैं आकर मुफ्तखोरी करूंगा? नितिन ने मुस्कुराते हुए मजाक में पूछा। उसकी बातें सुनकर भीड़ को एहसास हुआ कि रुद्र ने नितिन को आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन वो अपनी मर्जी से आया था। ये दृश्य देखकर वेनेसा का भाव और भी हैरानी भरा हो गया। मुझे लगा कि तुम बहुत व्यस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें सूचित करना जरूरी नहीं समझा, रुद्र ने समझाया। तो मैंने बिन बुलाए आने का फैसला किया। तो मेरा स्वागत है या नहीं? नितिन ने पूछा। बेशक,
तुम्हारा स्वागत है, कृपया जल्दी से अंदर आओ। रुद्र मुड़ा और वेनेसा को संक्षेप में उसका परिचय कराया। फिर उसे नितिन को हॉल में ले जाने के लिए कहा। नितिन को देखकर आर्थर के कई प्रमुख मेहमान दौड़कर रुद्र के पास आ गए। वे उससे जान पहचान बनाने के लिए उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि नितिन से जुड़ने से उन्हें महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है, क्योंकि मौर्य फैमिली के व्यापारिक हित बहुत बड़े थे। आर्थर घटनाओं के इस अचानक मोड़ से हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसके मेहमानों का एक बड़ा हिस्सा नितिन का पक्ष जीतने के लिए रुद्र के पास भाग गया था। आर्थर ने शुरू में माना था कि उसके पक्ष में लोगों की अधिक संख्या के कारण उसे फायदा है, जिससे ज्यादा जीवंत माहौल बन रहा था। हालांकि नितिन के आने से स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई थी। जैसे जैसे मीडिया घटना की रिपोर्टिंग जारी रखे हुए था, रुद्र को अनजाने में जबरदस्त प्रचार मिल रहा था। घबराकर आर्थर ने अपना फोन निकाला और रणवीर को कॉल करने की कोशिश की, एक समाधान की उम्मीद में। हालांकि उसके सभी प्रयास कट चुके थे। उसकी बढ़ती हुई निराशा के बीच एक और स्पोर्ट्स कार सड़क के किनारे आकर रुकी। ऊंची हिल्स में बाहर निकलते हुए चंद्रा कार से निकली। बाकी लोगों की तुलना में चंद्रा का दिखना बहुत साधारण था। आखिरकार इस समय वहां इतने सारे लोग मौजूद थे और बहुत कम लोग चंद्रा की असली पहचान जानते थे। अगर इन लोगों को पता होता कि चंद्रा हिमांशु की बेटी है, तो वे शायद उसे खुश करने के लिए पागल हो जाते। चंद्रा को देखकर आर्थर का चेहरा बदल गया। कोई और नहीं जानता था कि चंद्रा कौन थी, लेकिन वह जानता था चंद्रा यहां क्यों है। उसने निराशा में चिल्लाया, ये महिला कौन है? चंदन ने देखा कि उसके चेहरे का भाव थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए उसने जल्दी से पूछा, ये महिला चंद्रा है, मेरी जूनियर हाई स्कूल की सहपाठी। आर्थर ने जवाब दिया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा कि ये कोई बड़ा दिग्गज है, तो यह तुम्हारी जूनियर हाई स्कूल की सहपाठी है। चंदन ने उदासीनता से कहा, तुम कुछ नहीं जानते। आर्थर ने आंखें फाड़कर चिल्लाया। फिर उसने दांत पीसे और कहा, ये हिमांशु की बेटी है। तुमने क्या कहा? जब चंदन ने यह सुना तो वह स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे का भाव अवर्णनीय था। आर्थर का उससे बात करने का मन नहीं था, इसलिए वह आगे बढ़कर चंद्रा से बात करने गया। हालांकि उसने उसे देखा भी नहीं और सीधे रुद्र की ओर चली गई। ये तो हो गया, ये तो हो गया। चंद्रा सचमुच रुद्र के लिए आई है। अगर आज हिमांशु आता है तो हम सचमुच हार सकते हैं। चंदन ने घबराकर कहा, असंभव, बिल्कुल असंभव। आर्थर ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, हिमांशु मेरे पिता का सहपाठी है। मेरे पिता ने मुझे बताया था कि हिमांशु का व्यक्तित्व बहुत अजीब है। सामान्य परिस्थितियों में वो केवल उन्हीं कार्यक्रमों में शामिल होता है जो वास्तव में लोगों के लिए लाभकारी होते हैं। हिमांशु इस तरह के शुद्ध कमर्शियल कार्यक्रमों में कभी शामिल नहीं होंगे। मुझे लगता है कि चंद्रा उसका समर्थन करने आई है, क्योंकि उसका रुद्र के साथ अच्छा रिश्ता है। चिंता मत करो। इस क्षण आर्थर को लगा कि भले ही रुद्र भगवान हो, वो हिमांशु जैसे व्यक्ति को आमंत्रित नहीं कर पाएगा। अगर वैसा ही है जैसा तुम कह रहे हो तो बेहतर है। आखिरकार हमारे पास मयूर सिंह है। जब मयूर सिंह यहाँ आएंगे तो रुद्र और बाकी व्यर्थ हो जाएंगे। चंदन ने एक लंबी आह भरी और धीमी आवाज में कहा, मुझे बस चिंता है कि मयूर सिंह के पास आने का समय नहीं होगा। अगर वह आ सके तो बहुत अच्छा होगा। आर्थर ने चिंता से कहा, आखिरकार मयूर सिंह के पास बहुत काम था, इसलिए कोई भी निश्चित नहीं हो सकता था कि वह आ जाएंगे या नहीं। दूसरी तरफ जब रुद्र ने चंद्रा को देखा तो वो जल्दी से उसके पास गया और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम आ गई? हाँ, चंद्रा ने होंठ सिकोड़े और जवाब दिया। इस क्षण वो अभी भी बहुत गुस्से में थी। अगर वह नहीं होता तो उसने हिमांशु से विनती नहीं की होती। हालांकि हिमांशु ने उसे आने का वादा कर दिया था, लेकिन उसका रवैया बहुत अच्छा नहीं था। इसके अलावा उसने 2-3 दिनों से चंद्रा से बात नहीं की थी। मिस्टर हिमांशु क्यों नहीं आए? रुद्र ने मुस्कुराते हुए चंद्रा से पूछा। उसकी बात सुनकर उसने उसे घूरा और दांत पीसकर कहा,
क्या तुम जानते हो कि मैंने अपने पिता को यहाँ आने के लिए राजी करने के लिए कितना बलिदान दिया है? चिंता मत करो, एक बार जब तुम ये सब भूल जाओगी तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रेसर बनाऊंगा। रुद्र ने गंभीर लहजे में कहा, क्या तुमने जो कहा वह सच है? चंद्रा के चेहरे का भाव थोड़ा शांत हो गया लग रहा था जब उसने रुद्र से धीरे से पूछा, मैं तुम्हें इस बारे में झूठ कैसे बोल सकता हूं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल रुद्र मजाक नहीं कर रहा था। उसने पहले ही प्रदीप से संपर्क कर लिया था और उसे एक गोली परिष्कृत करने के लिए कहा था। यह गोली एक सामान्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया गति में सुधार कर सकती थी। एक रेसर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रतिक्रिया गति थी। इसलिए जैसे ही चंद्रा ये गोली लेगी, उसकी प्रतिक्रिया गति निश्चित रूप से आम लोगों से अलग होगी। उस समय चंद्रा को सामान्य रेसरों का सामना करने में निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चंद्रा ने होंठ सिकोड़े और उससे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें झूठ बोलने की हिम्मत कैसे करूंगा? तुम्हारे पिता कब आ रहे हैं? उसने उससे उत्सुकता से पूछा। मैंने अभी अपने पिता को फोन किया था। उन्होंने कहा कि वह अभी एक बैठक में है और शायद केवल बाद में ही आ पाएंगे। चंद्रा ने धीरे से कहा, ठीक है, जब तक वह आ सकते हैं। रुद्र ने खुशी से सिर हिलाया। ओह, मुझे तुम्हें पहले से ही कुछ और बताना है। चंद्रा ने रुद्र को देखा और कहा, वो क्या है? रुद्र ने पूछा। बात यह है, मेरे पिता ने कहा कि उन्होंने पहले कभी भी किसी कमर्शियल गतिविधि में भाग नहीं लिया है। आखिरकार उनकी स्थिति के साथ अगर बात बाहर निकलती है तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो आज शिक्षा मंत्री को यहाँ लाएंगे क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि तुम प्रांत को 100 आशा प्राथमिक विद्यालय होप प्राइमरी स्कूल्स दान करोगे। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय की लागत 500,000 युआन है। तुम्हें बस 50 मिलियन युआन तैयार करने की जरूरत है। चंद्रा ने रुद्र को देखा और कहा, ठीक है, ये कोई समस्या नहीं है, मैं अभी किसी से चेक तैयार करवाता हूं। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया, फिर चंद्रा को हॉल के अंदर ले गया। वेनेसा, मेरे लिए अभी 50 मिलियन रुपए का एक चेक तैयार करने में मदद करो। रुद्र वेनेसा के पास गया और धीमी आवाज में कहा, ठीक है। वेनेसा ने रुद्र से नहीं पूछा कि वह क्या करना चाहता है। उसने सीधे सहमत दी और फिर फोन मिलाना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों बाद उसके सहायक ने एक चेक भेज दिया। वेनेसा ने रुद्र को देखने के लिए सिर घुमाया, फिर रुद्र से उलझन भरे लहजे में पूछा, मिस्टर रुद्र, वो लड़की अभी कौन थी? हिमांशु की बेटी। रुद्र ने हल्के से जवाब दिया। जब उसने उसकी बात सुनी तो वह तत्काल उसकी शक्तिशाली पहुंच से हैरान रह गई। पहले लोधी परिवार था, फिर लोकमुद्रा, नितिन और अब हिमांशु की बेटी। रुद्र ने वास्तव में उन तीनों को आमंत्रित किया था। वेनेसा को लगा कि साइशा भी इतने बड़े लोगों को आमंत्रित करने में सक्षम नहीं होगी। उसने ये भी पाया कि वो बहुत खूबसूरत महिलाओं को जानता था, क्योंकि इस समय नितिन को छोड़कर वे सभी खूबसूरत महिलाएं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर रुद्र का महिलाओं के साथ इतना अच्छा तालमेल होगा, उसने मन ही मन आह भरी। इस बीच आर्थर के पक्ष में भी लोग एक के बाद एक विद्रोह करने लगे। आखिरकार इस बिंदु पर इन बॉस को एहसास हुआ कि रुद्र का बैकग्राउंड कितना जबरदस्त था। वे इतने तुच्छ मामले पर रुद्र को नाराज नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा उसके पक्ष में ये सभी खूबसूरत महिलाएं थी, ऐसी महिलाएं जिनके करीब वे कितने भी पैसे से नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए काफी बॉस ने मनमोहक महिलाओं के लालच में रुद्र का पक्ष चुना। मूल रूप से स्थिति पूरी तरह से एक तरफा थी, लेकिन अब एक दिमाग चकरा देने वाला पलटवार हो रहा था। अपने लोगों को एक के बाद एक जाते हुए देखकर आर्थर का चेहरा तेजी से चिंतित होता गया। वह समझ गया कि अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो इवेंट शुरू होने तक उनके पक्ष में कोई नहीं बचेगा। आर्थर ने शुरू में इस अवसर का लाभ उठाकर रुद्र को शर्मिंदा करने और अपने ट्रायम्फ क्लब को प्रमोट करने की योजना बनाई थी। हालांकि अब उसकी सारी योजनाएं चौपट हो रही थी। उसे एहसास हुआ कि आज
रुद्र द्वारा अपमानित हुए बिना बच निकलना ही एक अच्छा परिणाम होगा। रुद्र को खुद अपमानित करने की उसकी उम्मीद अब कम थी। आर्थर बार बार रणवीर का फोन मिला रहा था, क्योंकि बचाव की उसकी एकमात्र उम्मीद अब उसी के पास थी। हेलो। कई प्रयासों के बाद रणवीर ने आखिरकार फोन उठाया। रणवीर, कुछ बड़ा हो गया है, आर्थर ने अपनी आवाज धीमी करते हुए परेशान लहजे में कहा। क्या हुआ? क्या बड़ी चीज हो गई? रणवीर की आवाज उलझन भरी लगी। वो छोटा बच्चा रुद्र सचमुच जबरदस्त है। वो न केवल लोधी फैमिली के लोगों को लाया, बल्कि उसने लोकमुद्रा को भी बुला लिया, साथ ही नितिन और हिमांशु की बेटी को भी। अब हमारे पक्ष में ज्यादा लोग नहीं बचे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? आर्थर ने उत्सुकता से पूछा। वो इतने सारे लोगों को लाने में कामयाब रहा। रणवीर को हैरानी हुई। उसे इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके कनेक्शंस इतने व्यापक होंगे। आर्थर ने फुसफुसाया। ठीक है, चिंता मत करो। मैंने अभी मेयर सिंह से बात की है। मेयर सिंह ने पुष्टि की है कि वह आज यहां आएंगे। हालांकि रुद्र के पास हिमांशु की बेटी है, हिमांशु खुद नहीं आएगा। इसलिए जब मेयर सिंह आएंगे तो दोनों पक्ष बराबर पर होंगे। हम हारेंगे नहीं, समझे? रणवीर ने शांति से समझाया। मैं समझ गया। आर्थर का लहजा कुछ हद तक थका हुआ लगा। ठीक है, फिर बस मेयर सिंह के आने का इंतजार करो, रणवीर ने दबी आवाज में कहा। ठीक है। आर्थर ने सिर हिलाया और फोन काट दिया। आर्थर रणवीर का संदेश समझ गया था। मौजूदा हालात को देखते हुए वो इस ओपनिंग सेरेमनी में रुद्र को नीचा दिखाने की उम्मीद नहीं कर सकता था। अब सबसे अच्छा परिणाम यह था कि दोनों पक्षों के पास लगभग बराबर ताकत हो, ताकि किसी को अपमानित न होना पड़े। मेयर सिंह एक सरकारी अधिकारी थे और उनकी उपस्थिति का एक पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा। भले ही रुद्र के पक्ष में लोकमुद्रा और अन्य हो, मेयर सिंह के आने के बाद आर्थर का पक्ष कमजोर नहीं रहेगा। ध्यान से इंतजार करते हुए आर्थर ने अपनी निगाह सड़क की दिशा में गड़ाए रखी। मेयर सिंह के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। मिस्टर आर्थर, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आर्थर के पास आते हुए रुद्र मुस्कुराया और पूछा। हालांकि रुद्र का सवाल सुनकर आर्थर ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में जवाब दिया। मुझे नहीं लगता कि मैं किसका इंतजार कर रहा हूं। इसका तुमसे कोई लेना देना है। रहे, मुझे बस उत्सुकता है कि बाद में तुम्हारे पक्ष में और कौन आएगा। रुद्र ने लापरवाही से टिप्पणी की। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, कुछ हद तक थके हुए लहजे में आर्थर ने जवाब दिया। तभी एक काली होंडा धीरे से आकर रुकी। मेरा आदमी आ गया है। काली होंडा देखकर आर्थर का चेहरा उत्साह से चमक उठा। बिना किसी झिझक के वो जल्दी से उस जगह की ओर भागा जहां होंडा रुकी थी। कार रुकी और आर्थर ने खुद दरवाजा खोला। सूट पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति कार से बाहर निकला, मुस्कुराते हुए। इस व्यक्ति को देखकर वेनेसा का चेहरा हैरानी से भर गया। उसने रुद्र से फुसफुसाते हुए कहा, यह व्यक्ति आर्थर का आखिरी पत्ता होना चाहिए। ये कौन है? रुद्र ने वेनेसा से फुसफुसाकर पूछा। यह न्यूटाउन के मेयर मयूर सिंह है, वेनेसा ने जवाब दिया। मेयर मयूर सिंह? रुद्र की आंखों में उलझन की एक झलक कौन थी। ये ज्ञात था कि मयूर का पारिवारिक बैकग्राउंड विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं था, बल्कि साधारण की सीमा पर था। लेकिन जब मयूर उद्योग और वाणिज्य ब्यूरो में एक क्लर्क था, तो वह एक डिनर के दौरान रणवीर से मिला। रणवीर उससे काफी प्रभावित हुआ और उसने मयूर को अनुराग से मिलवाया। उस बिंदु से मयूर के सफलता के मार्ग की शुरुआत हुई। 5 साल से भी कम समय में मयूर एक मामूली क्लर्क से न्यूटाउन के मेयर बन गया, एक प्रहती जिसने कई लोगों को ईर्ष्या से भर दिया। बेशक मयूर अच्छी तरह जानता था कि यह सब अनुराग के समर्थन के कारण था, इसलिए उसने अनुराग के किसी भी अनुरोध को कभी मना नहीं किया। उसका मानना था कि जब तक वो अनुराग के मार्गदर्शन का पालन करेगा, उसके पास उन्नति के लिए पर्याप्त जगह होगी। लेकिन एक बार जब उसने अनुराग से संबंध तोड़ लिया, तो मयूर फिर से एक साधारण व्यक्ति बन सकता था, संभवतः अपनी वर्तमान स्थिति भी खो सकता था। हाल ही में रणवीर ने मयूर के साथ इस मामले को उठाया था।
ये भी उल्लेख करते हुए कि अनुराग इस क्लब को बहुत सम्मान देता है। मयूर तुरंत सहमत हो गया। अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में वो मेयर होने के नाते किसी क्लब की ओपनिंग सेरेमनी में क्यों भाग लेता। जैसे ही मयूर सबकी नजर में आया, लगभग हर कोई हक्का बक्का रह गया। कुछ बॉस जो शुरू में रुद्र के पक्ष में चले गए थे, वे वापस आर्थर के पक्ष में लौट आए। जहां तक इन पक्षांतरण करने वाले बॉस की बात थी, रुद्र ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उनकी मुख्य भूमिका दृश्य को भरना था। चाहे वे रुद्र के साथ खड़े हों या आर्थर के साथ, उनका प्रभाव कम था। मेयर सिंह, नमस्कार। मैं ट्रायम्फ क्लब का जनरल मैनेजर आर्थर हूं। हमारे क्लब की ओपनिंग सेरेमनी में आपका आना हमारे लिए वास्तव में सम्मान की बात है, आर्थर ने मयूर से उत्साह में कहा। मयूर ने आर्थर की बात सुनकर हल्के से मुस्कुराया और धीमी आवाज में जवाब दिया, ट्रायम्फ क्लब नाम काफी अच्छा है, बहुत प्रभावशाली। तारीफ के लिए धन्यवाद, मेयर सिंह। हमारी ओपनिंग सेरेमनी में आपकी उपस्थिति हमारा सम्मान है। हमारे क्लब के सभी कर्मचारियों की ओर से मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आर्थर का उत्साह साफ झलक रहा था। आखिरकार मयूर की उपस्थिति ने आर्थर को एक नाजुक स्थिति से बचा लिया था।